आज इस संस्कृत उत्कर्ष महोत्सव के अवसर पर जिनका बहुत ही प्रेरणादायक संबोधन हमको प्राप्त हुआ, अखिल भारतीय संगठन मंत्री के नाते जिनके पास दायित्व है, आदरणीय श्री दिनेश कामत जी, हमारे बीच में माननीय शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी, माननीय विधायक श्री राकेश जम्वाल जी, प्रांताध्यक्ष संस्कृत भारती श्री डॉक्टर राजेश शर्मा जी, निदेशक पंकज ललित जी, हमारे बीच में अध्यक्ष स्कूल शिक्षा बोर्ड हिमाचल प्रदेश श्री सुरेश कुमार सोनी जी, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार के नाते जिनने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्षेत्रीय संगठन मंत्री संस्कृत भारती श्री नरेंद्र कुमार जी, और इनके साथ साथ में यहाँ उपस्थित सभी इस कार्यक्रम में जुड़े सभी महानुभाव, यहाँ जिला के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित पत्रकार मित्रों, भाई और बहन, मुझे इस बात की क्षमता है कि इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आखिरकार एक शुरुआत हुई है, और वो शुरुआत हुई है संस्कृत को उसका सम्मान वापस मिले, उसका उत्थान हो, उसकी पहचान फिर से स्थापित हो। उस दृष्टि से एक प्रयास हमने थोड़ा सा किया है, और उस प्रयास में हम आगे बढ़ने की दिशा में हम काम कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में संस्कृत को दूसरी भाषा का दर्जा दिया है। इसके लिए मैं सभी यहाँ उपस्थित महानुभाव को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत सारी बातों को लेकर के यहाँ मुझसे पहले आदरणीय दिनेश जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि आखिर इसकी आवश्यकता क्या है। आज के इस परिप्रेक्ष्य में हम आगे भागते जा रहे हैं दुनिया की चकाचौंध में, लेकिन प्रगति तो हो रही है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी पहचान, हमारा मूल जिसको हम कह सकते हैं, वो पीछे छूटता जा रहा है, जो किसी भी तरह से एक अच्छा संदेश नहीं, अच्छा एक संकेत नहीं है। आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, आगे बढ़ने की सोच स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। उसके लिए जो प्रयत्न प्रयास करने की आवश्यकता वो भी करने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हमारे भारत की संस्कृति कहां से है, उसका मूल क्या है, उस भाव को जानने की भी आवश्यकता है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। अगर उसकी पहचान करके हम अगर सफल होते हैं तो मैं सोचता हूं उसको मजबूत करने की भी आवश्यकता है। इस दृष्टि से काम करने की जरूरत आज इस दौर में है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है, और स्वाभाविक रूप से देवभूमि अगर हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है कि क्योंकि यहाँ देवताओं का वास है, ऋषि मुनियों का वास इस हिमाचल प्रदेश में रहा है, हिमालय में रहा है,
अगर उस वक्त भी प्राचीन संस्कृति को अगर हम देखें तो गुरुजन से और ऋषि मुनियों ने भी अगर संदेश दिया है वो संस्कृति को मजबूत करने के लिए दिया है, संस्कार को मजबूत करने की दृष्टि से दिए हैं। और ऐसे में संस्कृत भाषा का जहां प्रश्न आता है, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत ना हो तो कहां हो, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था जो हमारे समक्ष हमारे सभी मित्रों ने रखा। हमने इस पर विचार किया कि क्या करना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि यहां अपनी भाषा नहीं है। हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के बाद जो हमारी डायलेक्ट है, पहाड़ी डायलेक्ट है, वो उसमें भी परिवर्तन होता है। हमारी स्टेट की कोई भी, प्रदेश की कोई भी भाषा नहीं है। जैसे दूसरे राज्य में है, तेलुगु है, मलयालम है, और कर्नाटक में कन्नड़ है, महाराष्ट्र में मराठी है, बंगाल में बंगाली है, और वहां स्वाभाविक रूप से उस भाषा को दूसरे भाषा का दर्जा देकर के चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। तो प्रश्न आया कि हिमाचल प्रदेश में हमारी दूसरी भाषा कौन सी है? तो स्वाभाविक रूप से हमने कहा जब हमारे हिमाचल प्रदेश में हम हिंदी बोलते हैं और हिंदी सभी बोलते हैं, अच्छी तरह से बोलते हैं, और हिंदी के बाद अगर हम बोलते हैं तो अपनी वो पहाड़ी डायलेक्ट बोलते हैं जो हर 15-20 किलोमीटर के बाद परिवर्तित हो जाती है। ऐसे में अगर दूसरी भाषा के लिए अगर हमको जाना चाहिए तो हम सहज रूप से संस्कृत को चुन सकते हैं, और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में ये कार्य करना चाहिए, ये कार्य होना चाहिए। ऐसा सुझाव, ऐसा आग्रह हमारे समक्ष सभी की ओर से आया और हमने इसको किया। फिर उसके बाद ये भी विषय हो गया कि जब हमने ये कदम तो उठाया, बहुत सारे लोगों से ये भी प्रश्न आया कि आखिरकार इससे होगा क्या। कई बार हमारे समाज में इस प्रकार के प्रश्न खड़े कर दिए जाते हैं जिनका उत्तर देना बड़ा विचित्र लगता है। अभी हमारा देश आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, जिसको हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब की बार 15 अगस्त के दिन हमको एक काम का और करना चाहिए, और वो काम उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर में तिरंगा लगना चाहिए। कुछ लोगों ने इस पर भी प्रश्न खड़े किए। ये भारत है, इस भारत में बहुत जबरदस्त कुछ चीजें ऐसी चीजें हैं जहां प्रश्न खड़ा करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए तो भी प्रश्न खड़ा करने की एक आदत, स्वभाव है। उसे क्या होगा पूछने लगे कई लोग। उससे होगा नहीं होगा, कुछ होगा या नहीं होगा, ये महत्व का विषय नहीं है। महत्व का विषय है कि भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं, और 75 वर्ष की इस स्वतंत्रता में भारत ने बहुत जो है वो आगे संघर्षमय यात्रा को पूर्ण किया है, और जिस यात्रा में देश के लिए एक नहीं हजारों लाखों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी है। ऐसे में देशभक्ति का भाव सबके हृदय में जागृत हो, इसलिए हर घर में तिरंगा लगना चाहिए। तिरंगा हमारी स्वतंत्रता की एक पहचान है, एक निशान है। वो सिर्फ एक मात्र निशान नहीं, वो एक हमारे संघर्ष की पहचान है। लंबे संघर्ष के बाद अगर तिरंगा हमारे हाथ में आता है तो वो एक ही बात को स्मरण कराता है कि भारत स्वतंत्र है, और इस स्वतंत्रता के लिए भारत ने लंबा संघर्ष किया है। ये हमारी पीढ़ी को जानना हाथ की तारीफ, ये हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन, उसको समझना है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद उस बात पर प्रश्न खड़े किए जाते हैं कि उससे क्या होगा, हासिल क्या होगा। हर चीज में हासिल करने की कोशिश करना मुझे लगता है कि वो भी उचित नहीं है। एक भाव हमेशा को जिस प्रकार से हमारा रहना चाहिए, उस भाव को हम मजबूत कैसे कर सकते हैं, उसके लिए प्रश्न था। इसके सिवा और कोई बात थी नहीं, लेकिन एक आदत है।
उसी तरह से संस्कृत को लेकर के कि क्या होगा, संस्कृत तो कोई बोलता नहीं है, बहुत कम लोग रह गए, संस्कृत को समझने वाले बोलने वाले तो बहुत कम रह गए। हाँ, ये मैं समझता हूं ये देश का दुर्भाग्य है। देश का दुर्भाग्य इसलिए है कि संस्कृत बोलने वाले जितने होने चाहिए थे, जितनी संख्या में संस्कृत को समझने वाले होने चाहिए थे, वो बहुत कम है। और ये काम यहां आदरणीय दिनेश जी ने जो बात कही, जो चीज हमारे संस्कार का हिस्सा है, हम उसे ही छोड़ करके बैठे, हम उसको ही छोड़ करके चल दिए, तो स्वाभाविक रूप से इस बात को हमको अनुभव करना होगा कि हम चाहे कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन उसके बावजूद अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने मूल को अगर हम छोड़ करके जाएंगे जो हमारे रगों में है, तो हम उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम निकले। इसलिए बहुत आवश्यक है। इसलिए ये भी बात सही कही कि सरकारों ने जो अपने संस्कृत भाषा का सम्मान जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पाए। दूसरे राज्यों में जहां प्रदेश की जो भाषा है उसका सम्मान हुआ, उसके प्रति हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन संस्कृत का अपमान करके, संस्कृत को छोड़ करके हम दूसरी भाषा जो वहां की स्थानीय भाषा है उनको सम्मान करके आगे बढ़ाएं, तो संस्कृत के लिए स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने के रास्ते नहीं खुल पाएंगे। इसलिए बहुत आवश्यक था कि हम हिमाचल प्रदेश में कम से कम शुरुआत करें, क्योंकि यहां हमको संस्कृत को आगे बढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं है, कोई प्रश्न खड़ा करने का सवाल पैदा होता नहीं है। तो इसलिए यहां पर अनुकूल परिस्थितियां हैं संस्कृत को आगे बढ़ने के लिए, संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए। उस दिशा में हमने काम करने की एक शुरुआत की है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उस काम को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा आगे बढ़े हैं, थोड़ा आगे बढ़े हैं, बहुत आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन थोड़ा आगे बढ़े हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो शुरुआत होती है किसी चीज की, तो वो चाहे धीमी हो लेकिन आगे बढ़ने की मनस्थिति के साथ हो, ये आवश्यक है। हमारी ये शुरुआत, मैं कह सकता हूं, ये शुरुआत भले ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, धीमे धीमे आगे बढ़ रही है, लेकिन इसमें एक भाव है कि आने वाले समय में हम हिमाचल प्रदेश में संस्कृत को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने का काम करने की दिशा में मजबूती के साथ कर रहे हैं। हमारे सामने इस बात के लिए आग्रह है कि कुछ पदों का सृजन होना चाहिए, हमने उस दिशा में कदम लिया। हमारे पास इस बात के लिए आग्रह आया कि हमारे लिए यहाँ पर इस प्रकार से कुछ महाविद्यालय हिमाचल प्रदेश में और खुलने चाहिए। 3 महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय हिमाचल प्रदेश में हमने और खोले, एक रास्ता बनाने की कोशिश की, आगे आगे बढ़ने की जो है शुरुआत की। उसके पश्चात जो है पदनाम का विषय आया और पदनाम को लेकर के स्वाभाविक रूप से जो व्यवहारिक चीज है उसको सोचना पड़ेगा, अन्यथा शास्त्री कह करके हम छोड़ देते थे। शास्त्री का मतलब अभिप्राय यह है कि वो सरकारी नौकरी पर है या वो नौकरी में नहीं है या पंडित का काम करता है, उसको भी शास्त्री बोल देते हैं। यहाँ पर अपने गांव में जाकर के इस तरह का वो भाव, सम्मान का भाव उसमें नहीं आ पाता। अगर संस्कृत हमारी दूसरी भाषा है तो हमको इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि उसमें हम सम्मान का भाव कैसे लाएं, सम्मान का भाव कैसे जागृत करें। उस दृष्टि से टीजीटी संस्कृत, टीजीटी हिंदी, इन सारी चीजों को बराबर लाने की दिशा में हमने प्रयत्न किया और उसको प्राप्त करके भी हमने जो है वो थोड़ा उस दिशा में सफलता हासिल की है, प्राप्त की है, जहां समान की दृष्टि से उस बात को आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। और उसी तरह से फिर आगे बढ़ करके हमने इस बात को भी देखा, अब सुझाव के रूप में बात आई है कि पदनाम के साथ पदलाभ का भी विषय होना चाहिए।
और स्वाभाविक रूप से ये भी विषय आता है, आखिरकार किसी ने संघर्ष करके शिक्षा ग्रहण की है और शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात वो बराबर के दायित्व पर हैं, और जब बराबर के दायित्व पर काम कर रहे हैं, सम्मान मात्र से भी भावनाएं थोड़ी शांत हो जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ में लाभ फिर अलग अलग होना चाहिए, ये नहीं, लाभ भी बराबर होना चाहिए। इस बात को लेकर के एक आग्रह आया है और जिसको मैंने कहा कि इसको हम स्वीकार कर रहे हैं और इसको पूरा करेंगे और आने वाले समय में सम्मान के साथ लाभ भी बराबर। तो इसलिए ये भी बहुत आवश्यक है, इसमें हम आगे बढ़कर के हम काम कर रहे हैं और करेंगे भी, इस बात के लिए हमने कहा है। और यहां मुझसे पहले सारा विषय आपके समक्ष रखा गया कि एक संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है जिसने एक नहीं अनेक भाषाओं का मूल है, यानी कि स्रोत है, मूल मुख्य स्रोत है, लेकिन उसके बावजूद वो भाव हमसे जो छूटता जा रहा है, उसका वो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसको पकड़ने की आवश्यकता आज की इस तारीख में। मैं आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय दिनेश जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने समय निकाल करके यहां हम सब लोगों का हम मार्गदर्शन भी किया, संस्कृत आवश्यक क्यों है और संस्कृत को कहां पहुंचाना चाहिए। आपने कहा कि जहां जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश जो हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां हिंदी के बाद दूसरी राजभाषा जो है वो उर्दू है, और उर्दू के लिए वहां पर जो किया गया है, और मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ सकता हूं कि वहां की जो जिसको बोलते हैं हम डेमोग्राफी इस तरह की है कि वहां की परिस्थिति इस प्रकार की है, जिसके कारण जो है सभी सरकारों ने जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं उनको खुश करने के लिए वो सारी चीजें आगे की हैं, और हमारे यहाँ पर ऐसी स्थिति है नहीं। तो हमारे यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अगर हिंदी के बाद और दूसरा उसमें आगे बढ़ करके काम करने के लिए आवश्यकता है, तो संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए हम उस दिशा में काम करेंगे और कोशिश करेंगे जो वहां पर उत्तर प्रदेश में उर्दू को जो स्थान और सम्मान दिया गया है, उसके नजदीक हम जो है वो संस्कृत भाषा को हिमाचल प्रदेश में ला सकें, ऐसा हमारा प्रयत्न रहेगा। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और आने वाले समय में, क्योंकि एक शुरुआत का एक दौर समझिए इसको, अभी बिल्कुल इसको एक शुरुआती एक दौर समझिए, और शुरुआती दौर में कुछ चीजें जो शुरू हुई हैं, आने वाले समय में इन्हीं चीजों को और ज्यादा मजबूती के साथ हमको जमीन पर खड़ा करना है। ये कॉलेजेस हमारे ठीक प्रकार से चले, और कॉलेजेस हमारे जो हमने खोलने की बात कही है, इसके साथ संस्कृत को हम सरकारी व्यवस्था में उसको और ज्यादा ताकत कैसे दे सके और ज्यादा पहचान कैसे दे सके, उन सारी चीजों को लेकर के काम करने की आवश्यकता है। और मैंने इस बात के लिए कहा है नरेंद्र जी से कि आप एक पूरा जिसको हम बोल सकते हैं क्रम वाइज जो है, जिसको एक रोड मैप जिसको कहते हैं, वो बना करके हम तैयार करें कि अब के दौर में तो जो हो सका है वो इतना, लेकिन अगले दौर के लिए हम एक एक कदम आगे बढ़ते हुए उस दिशा में एक लक्ष्य को तय करें, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम सरकार के माध्यम से प्रयत्न करें, प्रयास करें। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे। आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी शुभकामनाएं आने वाले समय उस दौर के लिए हमको चाहिए जहां हम हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ सकें। और जिस बात के लिए हमने कहा है कि पूरे देश में रिवाज बदला है, और रिवाज बदल करके जो
अगर हिमाचल प्रदेश में भी अगर हम आज की तारीख में बात कह रहे हैं तो हिमाचल में भी रिवाज बदलने की अब की बार मुझे लगता है कि आवश्यकता है। आवश्यकता नहीं, ये बिल्कुल बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से केंद्र में सरकार चल रही है और उनका सहयोग लेकर के हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर के काम करें, इसके लिए आवश्यक है निरंतरता। और निरंतरता के लिए आवश्यक है हमको ताकत के साथ खड़ा होना पड़ेगा और ताकत के साथ सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा और तभी जाकर के हम आगे अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इतना ही आज के इस कार्यक्रम में मुझे कहना है। और संस्कृत भाषा को निश्चित रूप से और पहचान दिलाने के लिए और सम्मान दिलाने के लिए हम सदैव काम करते रहेंगे, ताकि हमारी देश की मूल संस्कृति, हमारी मूल भाषा जिसको हम कह सकते हैं, उसको एक पहचान राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर दिलाने के लिए अपने योगदान को दे सकें। इतनी बात कहता हूं। और आप सब आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए आप सबका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद।